हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान ज्योति एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है शब्द भेद। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शब्द के कितने भेद हैं। शब्द के दो भेद हैं, पहला है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शब्द के कितने भेद हैं, ऑप्शन में दे देगा 2, 3, 4 या 5। तो जहाँ पर 2 लिखा होगा उसे आपको सही उत्तर मानना है। तो शब्द के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। सार्थक से क्या आशय निकलता है? देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, सा अर्थ। ठीक है, जिन शब्दों का अर्थ हो, सा अर्थ मतलब जिन शब्दों का अर्थ हो, जैसे घर, नगर आदि। आप इसमें अपनी बुक जोड़ सकते हैं, बहुत सी चीज़ें जोड़ सकते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो उन्हें हम लोग सार्थक शब्द कहेंगे। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ही ना हो, जिन शब्दों का अर्थ ना हो, जैसे फटाफट, टनाटन आदि। हम लोग अपने बोलचाल की, कॉमन बोलचाल की भाषा में ऐसे शब्दों का यूज़ करते रहते हैं, जैसे फटाफट इस काम को ख़त्म करो। ऐसे वर्डों का यूज़ हम लोग करते हैं ना, तो इन वर्डों का कोई अर्थ नहीं होता है, ये बस हम लोग यूं ही यूज़ करते आ रहे हैं। तो ऐसे शब्द निरर्थक शब्द कहे जाते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहे जाते हैं। अब सार्थक शब्दों को भी बांटा गया है। सार्थक शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति, स्रोत अथवा इतिहास के आधार पर। दूसरा व्युत्पत्ति, रचना अथवा बनावट के आधार पर। तीसरा है रूप, प्रयोग अथवा व्याकरणीय विवेचन के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर। मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन में बता दिया है कि इसको और किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे पूछ सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर, या स्रोत के आधार पर, या इतिहास के आधार पर। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में पूछे कि इतिहास के आधार पर सार्थक शब्दों के कितने भेद हैं, तो आप तो स्रोत के आधार पर पढ़ के गए होंगे, तो आप कहेंगे अरे ये तो दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो नहीं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास अगर पूछेगा तो वहाँ पर एक ही चीज़ बतानी है, या व्युत्पत्ति, रचना या बनावट पूछेगा तो वहाँ पर भी आपको एक ही चीज़ बतानी है, या रूप, प्रयोग या व्याकरणीय विवेचन, ये एक ही चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि इसे और क्या क्या कहा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्दों के 4 भेद हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। तत्सम से क्या अर्थ होता है? तत्सम तद्भव से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। अगर आपने टेट, सीटेट के एग्ज़ाम दिए हैं, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं, तो आप लोग इससे परिचित होंगे। अगर नहीं दे रहे होंगे, मतलब कि अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं, तो आज मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के समान। ठीक है, इसको अगर आप लोग 2 भागों में बांटेंगे तो अर्थ निकलता है तत्, धन, सम, और इसका आशय होता है उसके समान। ठीक है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों का त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं वे तत्सम कहे जाते हैं। ठीक है, देखिए इसका क्या मैंने बोला, तत्, धन, सम मतलब उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। आपको अगर एग्ज़ाम में पहचानना होगा तो जो वर्ड आपको संस्कृत से मिलता जुलता लगेगा, आप उसे तुरंत तत्सम शब्द मान लीजिएगा। जैसे अग्नि, अर्ध, अनार्य, अंगुली और अंत। ठीक है, ये क्या है? ये तत्सम शब्द हैं। और फिर ये है, दूसरा है तद्भव। तत्, धन, भव से बना है यह, तो ये क्या है? तद्भव मतलब उससे होना। संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द। अभी मैंने आपको तत्सम क्या बताया कि संस्कृत के समान, मतलब जो हम लोग बोलते हैं अपनी बोली में, जिन शब्दों को हम लोग संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया है उसे हम लोग तत्सम शब्द कहेंगे। लेकिन जिन संस्कृत के शब्दों में हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है उसे हम लोग तद्भव कहेंगे। जैसा कि इसमें लिखा है ना, संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द। ठीक है, हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत ही थी, फिर संस्कृत को बोलते बोलते उसमें थोड़ा परिवर्तन आया होगा, उसी परिवर्तित रूप को हम लोग तद्भव कह सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ देखिए एग्जाम्पल में दिया है। अभी मैंने तत्सम बताओ, अग्नि, अग्नि क्या है? यह तत्सम रूप है। तो अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? आग होगा। अर्ध हुआ, अर्ध का क्या है? यह तत्सम रूप है।
इसका तद्भव रूप क्या होगा? आधा होगा। अनार्य क्या है? तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? अनाड़ी होगा। अंगुली, अंगुली का तत्सम, ये तत्सम रूप है तो तद्भव क्या होगा? अंगुरी होगा। अंध तत्सम रूप है, इसका तद्भव क्या हुआ? अंधा। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे उसकी आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई और वह अंधा हो गया, हम लोग अंध नहीं बोलते हैं ना, तो अंध इसका क्या है? अंध इसका संस्कृत स्वरूप है। अंगुरियाँ देखिए, हम लोग के गांव में, आप अपने गांव में जाएंगे तो वहाँ पे देखिए अंगुली नहीं बोलते, अंगुरी बोलते हैं लोग। हाँ, हमारी दादी या दादा कोई भी होंगे, वो लोग देखिए अंगुली ना बोलकर अंगुरी बोलते हैं। तो अंगुरी क्या है? यह तद्भव रूप है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देशज। यह बना है देश धन ज से, मतलब कि देश में जन्मा। जो देश में जन्मा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग देशज कहेंगे। जैसे थैला, गड़बड़, टट्टी, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, ये सभी शब्द क्या है? ये सभी शब्द ना तत्सम है ना तद्भव है, ये हमारे देश में जन्मे हुए शब्द। ठीक है। नेक्स्ट है विदेशज। अभी तो हमने देश में जन्मे हुए शब्द के बारे में पढ़ा, अब हम लोग विदेशज पढ़ेंगे। विदेशज बना है आपका विदेश धन ज से, मतलब विदेश में जन्मा। देशज क्या था? देशज था देश में जन्मा, और विदेशज क्या है? विदेश में जन्मा, मतलब कि जो हमारे देश का ना हो, जो विदेश में जन्मा हो। इसे आप लोग आगत शब्द भी बोलते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है, तो आप यहाँ पर बताएंगे आर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट। देखिए ये सभी शब्द आपको इंग्लिश से मिलते जुलते लग रहे हैं ना, इंग्लिश शब्दों जैसे साउंड कर रहे हैं, जैसे आर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट, ये सभी इंग्लिश के वर्ड हैं। तो ये क्या है? ये विदेशज है। इन्हें पहचानना आसान है, जो वर्ड आपको इंग्लिश के वर्डों जैसे लगे उन्हें आप लोग विदेशज लगा दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का है बनावट के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद। तो ये इसके 3 भेद हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। क्या है? पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। तो रूढ़ क्या है? चलिए पहले ये जान लेते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो। ठीक है, मतलब इन शब्दों का आप कोई खंड नहीं कर सकते। अगर किसी शब्द का आप खंड करें और दोनों खंडों के अर्थ मतलब सार्थक निकले तो उसे सार्थक खंड कहते हैं। लेकिन रूढ़ शब्दों का सार्थक खंड नहीं हो सकता, मतलब अगर आप उन्हें तोड़ेंगे तो उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा और वह अन्य शब्दों के मेल से नहीं बने हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे चावल, दिन, घर, मुंह, घोड़ा। क्या आप इसको आप तोड़ सकते हैं? चावल को 4 धन वल करेंगे तो कोई अर्थ निकल रहा है, कोई सार्थक खंड हो रहा है? नहीं हो रहा है। और ये अन्य शब्दों के मेल से बने हैं? नहीं बने हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है यौगिक, मेल से बना हुआ। ठीक है, रूढ़ क्या था? मेल से नहीं बना था, और यौगिक क्या है? मेल से बना हुआ होगा। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। यौगिक, साइंस के स्टूडेंट होंगे, आप लोग अच्छे से परिचित होंगे कि यौगिक का मतलब क्या होता है? 2 चीज़ों से मिला हुआ हो जो हो। ठीक है, उसे हम लोग यौगिक या कंपाउंड बोलते हैं। तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। रचना 3 प्रकार से होती है यौगिक शब्दों की। पहला है उपसर्ग से, दूसरा है प्रत्यय से, और तीसरा है समास से। उपसर्ग आप सभी लोग जानते होंगे कि यह शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय शब्दों के अंत में लगता है। और समास, समास मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक समास का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देख लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म रहता है एग्ज़ाम में आना। अब इसे मैं एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। देखिए विज्ञान, विज्ञान 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बना है। वि धन ज्ञान, अगर आप इसे तोड़ रहे हैं तो सार्थक खंड बन रहे हैं ना, और उनके अर्थ निकल रहे हैं, तो यह यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है सामाजिक, समास धन इक से बना है, इसके भी सार्थक खंड हो रहे हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र। देखिए
विज्ञान जो था यह उपसर्ग का उदाहरण था। अभी मैंने आपको बताया ना कि यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर और समास के आधार पर। तो विज्ञान जो है, देखिए इसमें वी धन ज्ञान, ज्ञान के आगे हमने वी जोड़ दिया। वी क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है, तो क्या निर्माण हुआ, विज्ञान का निर्माण हुआ। सामाजिक, समाज में हमने लास्ट में इक जोड़ दिया, इक क्या है, यहाँ पर प्रत्यय है, तो क्या बना, सामाजिक बना। राजपुत्र यहाँ पर क्या है, समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। इसका आप लोग विग्रह करके देखिए, राजा का पुत्र, तो यह समास हुआ। तो यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है और यह 2 से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। रूढ़ क्या था, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते। यौगिक क्या है, सार्थक खंड होते हैं और ये 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या है, विशेष अर्थ। वे शब्द जो यौगिक तो हो परंतु सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ दे। या आपको मैं इजी वे में बताऊं, पहचानने का तरीका है बहुब्रीहि समास। समास में एक बहुब्रीहि समास होता है जिसमें शब्द जो होते हैं वह एक विशेष अर्थ देते हैं, ठीक है। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर किसको आप लोग बोलते हैं, पीताम्बर विष्णु भगवान को बोला जाता है। जलज, जो जल से उत्पन्न हो, ठीक है, कमल को जलज बोलते हैं। लंबोदर, लंबोदर मतलब जिसका उदर लंबा हो, गणेश जी को लंबोदर बोलते हैं। दशानन, जिसके 10 आनन हो, मतलब कि रावण। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, जैसे शिव भगवान को नीलकंठ बोलते हैं। तो इन सभी शब्दों से आपको क्लियर हो रहा होगा कि वे शब्द जो यौगिक तो हो परंतु सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ दे रहे हैं, ठीक है। बहुब्रीहि समास के ये उदाहरण हैं। इसको पहचानने का तरीका यही है, अगर आपने समास अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुब्रीहि समास से आप लोग परिचित होंगे और योग रूढ़ शब्दों को आप आसानी से छांट सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का रूप के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। रूप के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। मैंने आपको कई बार बताया होगा विकारी का मतलब क्या होता है, मतलब जिनमें परिवर्तन किया जा सके। किसके आधार पर, लिंग वचन और कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन किया जा सके उन्हें हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। और लिंग वचन कारक के आधार पर जिन शब्दों में आप परिवर्तन नहीं कर सकते उन्हें आप अविकारी शब्द कहेंगे। तो विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द के अंतर आएंगे। यहाँ पर मैं आपको इनका डिटेल नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैंने इनका एक अलग अलग वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से एक एक क्वेश्चन कन्फर्म रहते हैं एग्ज़ाम में। अविकारी शब्द का उदाहरण क्या है, अवयव है, इसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एकार्थी शब्द, ठीक है, और इसको पहचानने का तरीका है व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी शब्द होंगे वो एकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द, ठीक है। तीसरा है समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द। चौथा है विपरीतार्थी अथवा विलोम शब्द। इनसे आप लोग परिचित होंगे, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहे कुछ शब्द के भेद। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। शब्द के कितने भेद हैं, 2 हैं, सार्थक, निरर्थक। जिसका कोई अर्थ हो उसे सार्थक कहते हैं, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक कहते हैं। सार्थक शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द, तद्भव मतलब संस्कृत के शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन, देशज मतलब जो देश में जन्मा हो, विदेशज जो विदेश में जन्मा हो। फिर था बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तीसरा था रूप के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और चौथा है अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द। आप लोग इससे परिचित होंगे ना, जैसे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं तो वो है एकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द एक शब्द के जहाँ अनेक अर्थ हों। समानार्थी अथवा पर्यायवाची से भी आप लोग परिचित होंगे, विलोम शब्द से भी आप लोग परिचित होंगे। तो ये रहे शब्द के भेद। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।